हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, ये पीजीटी नागरिक शास्त्र का 19वां भाग है। तो दोस्तों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, जो 46 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। इनमें से किस वर्ग के विचारकों ने वाद, प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया है? किसने किया है? कार्ल मार्क्स और मिल ने, मार्क्स और कांट ने, हीगल और मार्क्स ने, हीगल और लास्की ने। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हीगल और मार्क्स ने। हीगल और मार्क्स ने वाद, प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। हीगल और मार्क्स ने, कार्ल मार्क्स ने। व्याख्या देखिए। हीगल और मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवादी पद्धति को अपनाया। उनका मानना है कि समाज में निरंतर परिवर्तन द्वंद्वात्मक तरीके से होता है। आगे देखिए, 47 नंबर क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किससे होता है? तो ये तो सभी को मालूम होगा कि एकल संक्रमणीय पद्धति से भारत के जो राष्ट्रपति है उनका चुनाव होता है। ठीक है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। वर्तमान में चुनाव होने वाला है दोस्तों राष्ट्रपति का। उसके लिए चुनाव के लिए जो होता है नामांकन करने का, वो किया जा चुका है। आगे देखते हैं। मॉन्टेस्क्यू ने किस संस्था की व्याख्या करने में त्रुटि की है? मॉन्टेस्क्यू ने किस संस्था की व्याख्या करने में त्रुटि की है, ये बताना है। फ्रांसीसी राज्यतंत्र की व्याख्या करने में, अमेरिकी राष्ट्रपति की व्याख्या करने में, स्विस संसद की व्याख्या करने में, ब्रिटिश संसद व्यवस्था की व्याख्या करने में। तो आंसर हो जाएगा ब्रिटिश संसद की व्याख्या करने में मॉन्टेस्क्यू ने त्रुटि की है। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए दोस्तों। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण मॉन्टेस्क्यू ने किया, किंतु उसने ब्रिटिश संसद व्यवस्था की व्याख्या करने में त्रुटि कर दी है, गलती कर दी है। तो दोस्तों किसमें की है? तो ब्रिटिश संसद व्याख्या जो है उसकी व्याख्या करने में। और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया है? तो वो हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या होता है कि हर शक्तियों को अलग अलग बांटा जाए, जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, ये सब अलग अलग होंगी, इनकी शक्तियाँ पृथक पृथक होगी। ठीक है, यही है क्या है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। आगे देखिए। इंडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? इंडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ने इंडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक को लिखा है। ठीक है दोस्तों, अमर्त्य सेन की कई पुस्तकें हैं। आगे हम उम्मीद करेंगे कि कभी वीडियो बनाएंगे तो उसमें पूरी की पूरी पुस्तकें के बारे में बता दिया जाएगा। कल्याणकारी अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने इंडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक की रचना की है। इंडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक की रचना की है। आगे देखिए। निवेश, निर्गम, पुनर्निवेश शब्द का प्रयोग किसकी व्याख्या में होता है? निवेश, निर्गम और पुनर्निवेश शब्द का प्रयोग किसकी व्याख्या में होता है? तो ऑप्शन देखिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक की व्याख्या में, राजनीतिक दलों की व्याख्या में, दबाव समूहों की व्याख्या में, राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या में। तो आंसर हो जाएगा राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या में क्या किया जाता है? निवेश, निर्गमन और पुनः निवेश शब्दों का प्रयोग किया जाता है राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या में। जो 3 शब्द हैं उनका प्रयोग किया जाता है। व्याख्या देख लीजिए। राजनीतिक व्यवस्था के विश्लेषण का श्रेय डेविड स्टन को प्राप्त है। डेविड स्टन को प्राप्त है। उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या में निवेश, निर्गम तथा पुनर्निवेश शब्दों का प्रयोग किया है। आगे देखिए। 51 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स।
यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया है? यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया है? विधायिका पर, राजनीतिक पर, सामाजिक पर, नैतिक पर। तो दोस्तों किस पे बल दिया है? नैतिक पे दिया है। यूनानियों ने नैतिक जो है न्याय पे बल दिया है, नैतिक पे। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए। प्लेटो आदर्श राज्य में न्याय को स्थापित करने हेतु न्याय को आवश्यक मानते हैं। उन्होंने न्याय के नैतिक पक्ष पर बल देते हुए नीति शास्त्र का विवेचन किया है। आगे है अगला क्वेश्चन, शून्य आधार जीरो बेस बजट की प्रक्रिया को कब से लोकप्रियता प्राप्त हुई? शून्य आधार बजट को प्रक्रिया को कब से लोकप्रियता प्राप्त हुई, ये आपको बताना है। रीगन द्वारा, विस्कॉन्सिन के बजट द्वारा, निक्सन द्वारा, ओहायो के बजट द्वारा, आइजनहावर द्वारा, न्यूयॉर्क के बजट द्वारा, जिमी कार्टर द्वारा, जॉर्जिया के बजट द्वारा। तो आंसर हो जाएगा जिमी कार्टर द्वारा, जॉर्जिया के बजट द्वारा शून्य आधार बजट की प्रक्रिया को लोकप्रियता मिली थी। किसके समय में? तो जिमी कार्टर द्वारा जॉर्जिया की जब बजट पेश हुआ था तो उसी समय शून्य आधार बजट की प्रक्रिया को लोकप्रियता प्राप्त हुई। व्याख्या देख लीजिए फ्रेंड्स। शून्य बजट की प्रक्रिया सर्वप्रथम अमेरिका में प्रारंभ हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने इसे तकनीकी रूप से अपनाने पर बल दिया। वहीं से इसे और अधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई जिमी कार्टर के द्वारा। आगे देखिए, निम्न में से किस वर्ग के विचारकों को संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय दिया जाता है? निम्न में से किस वर्ग के विचारकों को संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय दिया जाता है? तो वो है दोस्तों चौथा ऑप्शन, बोदा, ग्रेस और ऑस्टिन को। बोदा, ग्रोसेस और ऑस्टिन को क्या है ये श्रेय दिया जाता है संप्रभुता की व्याख्या करने का। व्याख्या देख लीजिए दोस्तों। संप्रभुता के परंपरागत सिद्धांत की बोदा, ह्यूमो, ग्रोसस, ऑस्टिन ने व्याख्या की थी। ठीक है, आगे 54 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटेन की छाया कैबिनेट का अर्थ है। ब्रिटेन की छाया कैबिनेट का अर्थ है, क्या अर्थ है ये बताना है। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों विपक्षी दलों ने एक समानांतर और अनौपचारिक कैबिनेट बनाया। ठीक है, विपक्षी दल ने एक समानांतर और अनौपचारिक कैबिनेट बनाया, इसी को कहा जाता है छाया कैबिनेट का। ठीक है, छाया कैबिनेट। व्याख्या देख लीजिए। ब्रिटेन में छाया कैबिनेट का प्रावधान है जिसका अर्थ है कि जो विपक्षी दल द्वारा एक समानांतर और अनौपचारिक कैबिनेट का बनाया जाना। तो दोस्तों एक कैबिनेट रहेगी जो औपचारिक रूप से बनी है और उसी के विपरीत हम क्या करते हैं, एक नए कैबिनेट को बनाते हैं जो अनौपचारिक रूप से होता है। आगे देखिए, फाली, साटलाफ और हिंस क्या हैं? फाली, साटलाफ और हिंस क्या है ये बताना है आपको। ठीक है, सीरिया भेजे गए दूत हैं। ठीक है, इराक भेजे गए अमेरिकी वार्ताकार हैं। ईरान से वार्ता के लिए अधिकृत यूरोपीय वार्ताकार हैं। इस्लामी स्टेट के आतंकियों द्वारा मारे गए व्यक्ति है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इस्लामी स्टेट के आतंकियों द्वारा मारे गए व्यक्ति हैं। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या है फ्रेंड्स, फाली, साटलाफ और हिंस इस्लामी स्टेट के आतंकियों द्वारा मारे गए व्यक्ति हैं। इस्लामी स्टेट की स्थापना जमात अल ताहिद वल जिहाद के नाम से वर्ष 1999 में हुई मानी जाती है। वर्ष 2014 में मोसूल पर कब्जा करने के पश्चात इस संगठन ने अपना नाम परिवर्तित कर इस्लामी स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया कर लिया। तो ISIS का
फुल फॉर्म है जो इस्लामी स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया है दोस्तों। तो ये इसका फुल फॉर्म है। इसका जो पहले नाम था वो कुछ नाम अलग था, ठीक है। इसका नाम पूरा यही था। इस्लामिक स्टेट की स्थापना जमात अल ताहिद वल जिहाद के नाम से कब किया गया था? 1999 में हुई मानी जाती है, ठीक है। वर्ष 2014 में मोसुल पर कब्जा करने के बाद इस संगठन ने अपना नाम क्या कर लिया था? परिवर्तित कर इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया कर लिया था। तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल कर आया है दोस्तों। आगे है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का संबंध इनमें से किससे है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का संबंध इनमें से किससे है ये बताना है। तो सर ये सब क्या है? मौलिक अधिकार से। इसका संबंध किससे है? मौलिक अधिकार से संबंध है, क्योंकि मौलिक अधिकार को जो है संरक्षण देने के लिए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा क्या किया जा सकता है? 5 प्रकार की जो रिट है, रिट को जारी किया जा सकता है। उसी में एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण। आगे देखिए, संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है, जिसमें से एक बंदी प्रत्यक्षीकरण है। इसके द्वारा न्यायालय अधिकारियों को आदेश देता है बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय या वह स्थान पर उपस्थित करें, ठीक है। आगे 57 नंबर क्वेश्चन है, इसमें किस घटना को तनाव शैथिल्य से जोड़ना अनुचित होगा? इसमें से किस घटना को तनाव शैथिल्य से जोड़ना अनुचित होगा? नाटो का गठन, निक्सन की चीन यात्रा, साल्ट की संधि, अमेरिका की वियतनाम से वापसी। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, नाटो का गठन। इसमें से किस घटना को तनाव शिथिलता से जोड़ने का अनुचित होगा? तो नाटो का गठन। ऐसा नहीं है कि नाटो के गठन करने के बाद क्या हो गया कि जो शीत युद्ध है उसमें शिथिलता आई या शीत युद्ध कम हुआ, ऐसा कुछ नहीं था। उस समय भी अपने चरम पे था। व्याख्या में देखते हैं, नाटो का संबंध तनाव शिथिलता से नहीं है। नाटो एक सैन्य संगठन है जिसे वर्ष 1949 में अमेरिका ने अपने सहयोगियों की रक्षा के लिए गठित किया था। 58 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में संथानम और बोहरा समितियों ने क्रमशः किन विषयों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था? भारत में संथानम और बोहरा समितियों ने क्रमशः किन विषयों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन है भ्रष्टाचार और वित्तीय कुप्रबंध पर, भ्रष्टाचार और आतंक पर, आतंक और दल बदल पर, भ्रष्टाचार और अपराधीकरण पर। तो किस पे किया था? भ्रष्टाचार और अपराधीकरण पे किया था, ठीक है। व्याख्या देख लीजिए, संथानम समिति और बोहरा समिति का संबंध क्रमशः भ्रष्टाचार और अपराधीकरण से है। 59 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस का वर्तमान संविधान किस गणतंत्र के नाम से जाना जाता है? फ्रांस का वर्तमान संविधान किस गणतंत्र के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों पंचम, ठीक है, पंचम नाम से जाना जाता है। फ्रांस का संविधान 4 अक्टूबर 1958 को लागू हुआ, जिसे पंचम गणतंत्र के नाम से जाना जाता है। जिसे क्या किया जाता है? पंचम गणतंत्र के नाम से जाना जाता है। आगे है, वर्तमान में अमेरिका राष्ट्रपति का यह कौन सा कार्यकाल है? तो दोस्तों वर्तमान में जो हमारे जो बाइडेन है उनका पहला कार्यकाल है, लेकिन एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2013 में भी पूछा गया है। तो उस समय जो थे बराक ओबामा थे। तो व्याख्या देख लीजिए, तो इसमें जो हो जाएगा उनका दूसरा कार्यकाल था। यहाँ पे पूरा क्लियर हो जाएगा। व्याख्या में देखिए, प्रश्न में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा थे। प्रश्नकाल जब पूछा गया था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा जी थे। इन्होंने 2009 से 2017 तक 2 कार्यकाल इस पद पर कार्य किए थे। बराक ओबामा जो थे वो 44वें राष्ट्रपति थे तथा प्रश्नकाल 2013 में अपने दूसरे कार्यकाल पर कार्य कर रहे थे।
तो दोस्तों आप लोगों को विदित होगा कि अधिकांश क्वेश्चन कभी ना कभी हमारा जो है पूछा गया है, उन्हीं क्वेश्चनों को हम ला रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। ठीक है, ये देखिए अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। हाल ही में हुए अमेरिका चुनाव में जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप को क्या किया है, पराजित किया है। जो बाइडन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। तो दोस्तों यहीं पे वीडियो समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो वीडियो है वो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों कभी कभी वीडियो में आवाज़ें कभी ख़राब होती है, कभी अच्छी होती है, तो इसके लिए आप लोगों से तहे दिल से हम माफ़ी मांगते हैं कि आप लोग थोड़ा इसके लिए एडजस्ट कर लें। कभी कभी आवाज़ अच्छी नहीं आती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो इसलिए। तो दोस्तों आप सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि।